हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वू गेंग सीरीज का 12th पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि वू गेंग भी फॉलन वंस की लाइफ का एक हिस्सा बन चुका था और अपनी फाइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग ले रहा है। यही उसका सामना जीडियान से होता है, जो ओलेन को परेशान कर रहा था और वू गेंग उसे सबक सिखाने की सोचता है। जीडियान वू गेंग का गला पकड़ लेता है, लेकिन धोखे से वू गेंग उसे घायल कर देता है। जीडियान को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वू गेंग कहता है कि ये सजा तुम हमेशा याद रखोगे। जीडियान अपनी इलेक्ट्रिक पावर समन करता है और वू गेंग देखता है कि ये बिल्कुल जूरी की पावर के जैसी है। वो उसका मुकाबला करने की सोचता है, लेकिन उसका शरीर भी पैरालाइज हो जाता है। फिर जीडियान उसे बहुत मारता है और ओलेन भी ये देखकर परेशान हो जाती है। वो जीडियान को समझाती है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा और तुम्हें कबीले में जाकर अपना इलाज कराना चाहिए। जीडियान कहता है कि मैंने तुम्हारे अलावा कभी कुछ नहीं चाहा और ये बात सारा कबीला जानता है, तो फिर तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही हो। तभी वो देखता है कि वू गेंग एक बार फिर खड़ा हो गया है और वो उसकी हिम्मत देखकर बहुत हैरान होता है। गुस्से में वो उस पर दोबारा हमला करता है, जिससे वू गेंग बुरी तरह घायल हो जाता है। ओलेन भी जानती है कि वू गेंग ज्यादा देर इसका सामना नहीं कर पाएगा और मन ही मन उसके लिए प्रेयर करने लगती है। इधर जीडियान वू गेंग पर कोई रहम नहीं दिखाता और ऐसा लगता है जैसे वो उसे जान से मार डालेगा। तभी वो कुछ बटरफ्लाइज को आते हुए देखता है और पता चलता है कि ओलेन ने खुद को ठीक कर लिया है। वो उसे ये सब रोकने को बोलती है, वरना मजबूरन उसे जीडियान पर हमला करना होगा। जीडियान उस पर अपनी इलेक्ट्रिक पावर यूज करने की सोचता है, लेकिन जल्द ही उसका गुस्सा शांत हो जाता है। वो ओलेन से माफी मांगता है और कहता है कि मैं चाहकर भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। फिर वो उसे अलविदा बोलता है और कबीला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। ओलेन वू गेंग की बहादुरी की तारीफ करती है, लेकिन देखती है कि दर्द के कारण वो बेहोश हो गया है। होश आने पर उसे पता चलता है कि वो 2 दिन से कोमा में था और जीडियान से लड़ाई में उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वो ओलेन से जीडियान के बारे में पूछता है, लेकिन वो बताती है कि वो हमेशा के लिए यहाँ से जा चुका है। वू गेंग को लगता है कि कहीं वो हमारी लोकेशन देवताओं को ना दे दे, लेकिन ओलेन कहती है कि जीडियान की वफादारी पर शक नहीं किया जा सकता। वो उसे उस वक्त की बात बताती है जब देवताओं ने उन पर हमला कर दिया था और जीडियान ही था जिसने अकेले उन सब की रक्षा की थी। वो बताती है कि ये बात 2 साल पहले की है, जब किसी ने देवताओं को उनकी लोकेशन दे दी थी और टियान के सभी 6 देवता उन्हें मारने आए थे। उन्होंने युआन के बनाए हथियारों से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और इसमें हमारे काफी लोग मारे गए, जिसमें ओलेन का हस्बैंड भी शामिल था। वो एक बहुत ही बहादुर योद्धा था, लेकिन शी जिंग ने उसे बेरहमी से मार डाला। मरते हुए उसने ओलेन से वचन लिया था कि वो कभी उदास नहीं होगी और एक दिन एक ऐसा योद्धा आएगा जो उनके सभी दुखों का अंत कर देगा। वू गेंग को लगता है कि ये सब उसे ही वो योद्धा समझ रहे हैं और ओलेन कहती है कि शायद इसीलिए फुई तुम्हें यहाँ लाया है। वो उसे बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देने को कहती है और बताती है कि तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत फास्ट है। यही वू गेंग को पता चलता है कि क्यू का हस्बैंड भी इस दुनिया में नहीं है और वो भी देवताओं से बदला लेना चाहती है। आगे वू गेंग ओलेन से उसकी उम्र पूछता है और वो बताती है कि हमारी उम्र इंसानों से 3 गुना ज्यादा होती है और मैं इस वक्त 29 साल की हूँ। फिर ओलेन उसे आराम करने को कहती है क्योंकि रात को उसकी ट्रेनिंग का टाइम है। यही हम 2 बच्चों को देखते हैं जो वू गेंग के साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन ओलेन उन्हें ये कहकर वहाँ से ले जाती है कि तुम्हें उसके साथ खेलने का मौका जरूर मिलेगा। इधर वू गेंग भी समझ जाता है कि ओलेन अपने हस्बैंड को बहुत मिस करती है और यही वजह है कि उसके फेस पर कोई इमोशंस नहीं है। तभी एक बग आकर उसकी कमर पर बैठ जाता है और पता चलता है कि कुछ टाइम से काफी सारे बग्स उसे फॉलो कर रहे हैं। आगे हम उसे अपनी ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहां ओलेन उसे फायर मंत्र कंट्रोल करने का तरीका बताती है और वू गेंग नोटिस करता है कि ओलेन का बिहेवियर उसके लिए बदल रहा है। रात को एक बार फिर उसका मुकाबला यून से होता है और उसके अटैक से बचते हुए वू गेंग इस बार उसकी बहुत पिटाई करता है। ओलेन और वो बच्चे भी ये देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं और यून कहता है कि फाइनली तुमने पहला टेस्ट पास कर लिया है। वू गेंग को लगता है कि शायद उसकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन वो छोटे बच्चे कहते हैं कि पहले तुम्हें हमें हराना होगा। वू गेंग को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और तब ओलेन बताती है कि ये तुम्हारी ट्रेनिंग का 2nd राउंड है। वू गेंग को ये सुनकर हंसी आ जाती है और उसे लगता है कि इन बच्चों को तो मैं 2 मिनट में निपटा दूंगा। ओलेन उसे किसी एक बच्चे को चुनने को कहती है, लेकिन वू गेंग कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है और ये दोनों एक साथ मुझसे लड़ सकते हैं।
ओलेन भी बच्चों को इसकी परमिशन दे देती है और वू गैंग उन्हें अपना बेस्ट अटैक करने को कहता है। तभी वो उन बच्चों की डिवाइन पावर देखता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए वो दोनों उस पर अटैक कर देते हैं। आगे का सीन कबीले का है जहाँ ओलेन घायल वू गैंग की मदद कर रही है। वो बताती है कि ये तुम्हारे लिए एक अच्छा सबक था और तुम्हें सामने वाले की लुक से धोखा नहीं खाना चाहिए। फिर वो बताती है कि बेशक वो दोनों अभी बच्चे हैं लेकिन उनकी उम्र तुम्हारे ही जितनी है। ये सुनकर वू गैंग हैरान हो जाता है और ओलेन उसे लड़ाई का और एक्सपीरियंस लेने को कहती है। वू गैंग पूछता है कि आखिर देवताओं को डिवाइन पावर कहाँ से मिलती है और ओलेन बताती है कि ये पावर उन्हें 8 से 15 साल के बीच मिलती है और इस प्रोसेस को रिविलेशन कहा जाता है। ये एक बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है क्योंकि जब पहली बार डिवाइन पावर शरीर में आती है तो हो सकता है कि वो उन्हें बुराई की तरफ ले जाए, इसीलिए एक बड़े का उनके साथ होना बहुत जरूरी है। ये सुनकर वू गैंग परेशान हो जाता है और ओलेन को बताता है कि उसकी माँ भी एक देवता थी और उसे डर है कि क्या कभी वो भी इस डिवाइन पावर को यूज कर पाएगा। ओलेन बताती है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती लेकिन उसने सुना है कि देवता और इंसान के बच्चे जल्दी मर जाते हैं। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि तुम्हारा केस थोड़ा स्पेशल है क्योंकि तुम अपनी ओरिजिनल बॉडी में नहीं हो। ऐसा लगता है जैसे वो उसे कुछ और भी बताना चाहती है लेकिन वू गैंग उसे रोक लेता है और कहता है कि मेरे लिए इतनी इन्फॉर्मेशन ही बहुत है। अगले दिन काम करते हुए वो अपने फायर पावर को यूज करके देखता है और खुद को विश्वास दिलाता है कि एक दिन वो कामयाब होकर ही रहेगा। तभी क्यू उसके पास आती है और कहती है कि वो उससे कुछ जरूरी बात करना चाहती है। वो बताती है कि बहुत साल पहले फुई ने हमें एक योद्धा के बारे में बताया था जो यहाँ हमारी मदद करने आएगा। उसके पास दुनिया को बदलने की शक्ति होगी और बड़े से बड़ा देवता भी उसके सामने नहीं टिक पाएगा, लेकिन हम नहीं जानते कि ये सब सच है या फुई की इमेजिनेशन। फिर वो कहती है कि अपने फायदे के लिए हम लोग तुम्हें बहुत फोर्स कर रहे हैं लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। वू गैंग उसे इतना होपफुल होने से मना करता है और बताता है कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। वो उसे अपना प्लान बताता है कि जैसे ही मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी मैं ये जगह छोड़कर चला जाऊंगा। क्यू को लगता है कि शायद वो ये फैसला जल्दबाजी में कर रहा है और वो कहती है कि तुम्हें ये बात अपने दिल से पूछनी चाहिए कि तुम इस कबीले को अपना समझते हो या नहीं। वो उसे आराम से जवाब देने को कहती है और फिर वो दोनों वापस कबीले में चले जाते हैं। उस रात वू गैंग इस बारे में बहुत सोचता है जहाँ एक तरफ बाई और उसके दोस्त हैं और दूसरी तरफ कबीले के वो देवता हैं जो उस पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। यही सब सोचता हुआ वो जंगल में सामान इकट्ठा करने जाता है जहाँ उसे एक सुंदर सा फूल दिखाई देता है और वो उसे ओलेन को देने की सोचता है। तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई देती है और वो देखता है कि ये फॉलन वंश का ही एक मेंबर है जो पूरी तरह घायल है। वो वू गैंग को बताता है कि देवताओं ने उन्हें ढूंढ लिया है और वो इसी तरफ ही आ रहे हैं। ये कहकर वो मर जाता है और वू गैंग ये खबर देने कबीले की ओर चला जाता है। आगे हम फुई को देखते हैं जिसे किसी अनहोनी के होने का एहसास होता है और वो समझ जाता है कि कबीले पर कोई खतरा आने वाला है। वापस आते हुए वू गैंग को आसमान में रेड फ्लेयर दिखाई देती है जो फॉलन वंश का बनाया खतरे का अलार्म है और इसका मतलब है कि उन्हें खतरे के बारे में पता चल गया है। तभी अचानक वहाँ जमीन कांपने लगती है और वो देखता है कि ये बिगफुट जायंट्स हैं जिन पर देवताओं की आर्मी बैठी हुई है। वो किसी तरह खुद को उनसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन देखता है कि वो चारों ओर से घिर चुका है। तभी एक भाला आकर बिगफुट की आंख में लगता है और पता चलता है कि ओलेन यहाँ उसे बचाने आई है। वो वू गैंग को रेनडियर पर बिठाकर वहाँ से निकल जाती है और बताती है कि कबीले में सब उसका इंतजार कर रहे हैं। देवताओं के लोग उनके भागने से परेशान हो जाते हैं लेकिन तभी वहाँ शीजिंग आता है और कहता है कि अब उनका शिकार करने में और मजा आएगा। इधर कबीले में वू गैंग फुई से मिलता है जो उसे बताता है कि ये सब गीमू के पॉइजन के कारण हुआ है और वो इससे तुम्हें ट्रैक कर रहा है। वू गैंग इसके लिए उसे माफी मांगता है लेकिन फुई कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी एक आवाज सुनकर वो चौंक जाते हैं और पता चलता है कि गीमू अपनी आर्मी के साथ वहाँ आ पहुँचा है। वो बताता है कि वू गैंग के शरीर से अभी भी मेरे पॉइजन की स्मेल आ रही है और मेरे बग्स इसे कहीं भी ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ वू गैंग को याद आता है कि पिछले काफी टाइम से वो इन बग्स को अपने आसपास देख रहा था और ये सब असल में गीमू का ही काम था। गीमू कहता है कि जब तक मैं तुम्हें मार ना दूं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा।
और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।